नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है लहसा की ओर। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। इस पाठ के लेखक जो हैं उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधहरा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदारनाथ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब हम पाठ का सार देखते हैं कि लहसा की ओर जो पाठ है वो किससे संबंधित है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। अर्थात ये जो लहसा की ओर पाठ है ये इनके संकलित अंश जो है उसकी तिब्बत यात्रा जो उन्होंने की थी उसका पहली तिब्बत यात्रा का ये वर्णन करता है जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है लहसा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरी कलिंग फोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। इसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब यहाँ पे लेखक जो है वो बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये नेपाल से तिब्बत का मुख्य रास्ता था।
जिस समय तक फरी कलिंगपोर्ट का जो रास्ता था वो खुला नहीं था, तब तक नेपाल से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीज़ें जो जाया करती थी वो इसी रास्ते से जाया करती थी। और ये कोई आम रास्ता नहीं था, बल्कि ये एक सैनिक रास्ता भी था और व्यापारिक रास्ता भी था। यहाँ पे कई ऐसी चौकियाँ बनी हुई थी फौजी, जो कि किले बने हुए थे फौजी चौकियों के। और यहाँ पर कभी चीनी पलटन रहा करती थी, अर्थात बटालियन भी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अब लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि अब ये जो दुर्ग है, दुर्ग का अर्थ होता है किला जो है, ये जो चौकियाँ हैं जो किले के रूप में है यहाँ पे, वो कई जो हैं वो गिर चुकी हैं, अर्थात पुराने हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पर किसान जो है उन्होंने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ आबादी हमें दिखाई देती है, अर्थात कई लोग हमें रहते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। परित्यक्त का अर्थ होता है जिसे छोड़ दिया गया, मतलब खाली कर दिया गया हो। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। लेखक बताते हैं कि जब तिब्बत की यात्रा की थी हमने, तो यात्रियों के लिए कई तकलीफ़ें थी, मतलब परेशानियां थी, लेकिन कुछ बातें जो थी वहाँ पे आराम की भी थी, मतलब अच्छी बातें भी उन्हें दिखाई दी थी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल नहीं था और न ही औरतें पर्दा करती थी। लेखक बताते हैं कि जो आराम मतलब अच्छी बातें जो हैं उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे जाति पाति और छुआछूत जैसी समस्याएं नहीं थी, और साथ ही साथ औरत और मर्दों के बीच में अंतर नहीं किया जाता था, औरतें वहाँ पे पर्दा नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए इसे पका देगी। अब लेखक क्या बताते हैं कि सिर्फ जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते थे, मतलब बहुत गरीब भिखमंगे जो थे, उनको इस कारण से घर में नहीं आने दिया जाता था कि कहीं वो चोरी ना कर लें। अन्यथा आप अगर बिल्कुल अपरिचित हो, अपरिचित का अर्थ है अनजान है, तो भी आपको घर में आने से रोका नहीं जाता था। और तो और घर की बहू जो होती थी या सास, उनमें से किसी से भी आप अपनी चाय बनवा सकते थे। अपना सामान दे दीजिए, वो आपको बनाकर ला देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी के कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन अर्थात खोटी में रख के आपको दे देगी। अब लेखक यहाँ पे बताते हैं कि बस अपना सामान दे दीजिए चाय के लिए, वो आपको चाय बनाकर ला देंगी। अब यहाँ पे चाय अपनी वाली चाय नहीं है बच्चों, जो हम लोग दूध के अंदर या हम लोग जो है लेमन टी पीते हैं, वो चाय की बात नहीं की जा रही, क्योंकि तिब्बत में सर्दी बहुत होती है, तो वहाँ पे एक अलग प्रकार की चाय बनती है। ठीक है, उसकी बात की जा रही है जिसमें मक्खन का और सोडा नमक का प्रयोग किया जाता है। तो ये सामान आप दे दीजिए, घर की कोई भी औरत जो है आपको बनाकर ला देगी। और वहाँ पे चाय के लिए एक विशेष बर्तन होता था जिसे नाम दिया गया है यहाँ पे टोटीदार बर्तन, जिसे वहाँ पर खोटी नाम से भी बुलाया जाता था। उसमें चाय बनाकर वो आपको दे देंगी। बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़िंग के चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अब लेखक बोल रहे हैं कि आप जहाँ बैठे हैं, बैठक मतलब बैठने की जो व्यवस्था है आपकी, वो अगर चूल्हे से दूर है और आपको ये डर है कि आपने जो सामान दिया है उसका पूरा प्रयोग होगा या नहीं, कहीं वो रख तो नहीं लेंगे, तो आप अपनी चाय स्वयं बनाकर ला सकते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। अब लेखक बोलते हैं कि जब हम वहाँ से चाय पीकर निकले,
वो किला जो था, जो कि छोड़ दिया गया था, खाली जो किला था, तो वहाँ एक आदमी आता है जो उनसे राहगीरी मांगता है। अब राहगीरी का अर्थ है बच्चों कि वहाँ जाने के लिए पहले परमिशन ली गई थी, मतलब अनुमति मांगी गई थी। तो लेखक जो थे, उन लोगों ने जो अनुमति की जो पर्ची थी, 2 पर्चियाँ थी उनके पास में, वह पर्चियाँ वो उसे दे देते हैं। शायद उसी दिन हम ठोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। अब लेखक बताते हैं कि वो ठोंगला के आखिरी गांव में उसी दिन पहुंच जाते हैं और सुमति जो है वो लेखक के मित्र थे, जो कि तिब्बती ही थे। उनकी जान पहचान के वहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे। तो लेखक बताते हैं कि वो लोग भिकमंगे के वेश में थे, मतलब भिखारी के वेश में थे, फिर भी उनको ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है, मतलब उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनके मित्र के जो सुमति थे उनके कई जानकार वहाँ रहते थे। अब लेखक जो हैं वो अपनी 5 साल के बाद में जो यात्रा की थी उन्होंने इसी रास्ते से, उसकी तुलना अपनी इस यात्रा से कर रहे हैं। क्या कहते हैं? 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर कुछ लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब लेखक क्या बताते हैं कि 5 साल बाद में जो उन्होंने यात्रा की थी वो बिल्कुल भद्र वेश में की थी। भद्र का अर्थ होता है सभ्य, मतलब जेंटलमैन वाले वेशभूषा के अंदर उन्होंने की थी। घोड़े के ऊपर बैठकर वो आए थे, लेकिन उस समय भी उन्हें ऐसी व्यवस्था नहीं मिली थी, अर्थात गांव में किसी ने भी उनको रहने के लिए जगह नहीं दी थी। उस गांव में सबसे गरीब जो झोंपड़ा था वहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था मिली थी, मतलब उन्होंने उन्हें रखा था। अब लेखक बोलते हैं कि इतने सालों में, 5 सालों में इतने व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ गया, ये कह सकते हैं, या उनकी सोच बदल गई, या फिर लेखक कहते कि शायद ये भी कारण हो कि हम लोग किस समय वहाँ पर पहुँचते हैं, लोग उस समय क्या सोच रहे थे, उनकी मानसिकता कैसी है। लेखक कहते हैं कि शाम के समय यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो छंग, एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे यहाँ पे भांग होती है भारत के अंदर, वैसे ही वहाँ पे एक नशीला पदार्थ है छंग, उसे पीकर वो अपने होशावास खो देते हैं। इस कारण से शायद उन्हें रहने की उचित व्यवस्था वहाँ नहीं मिल पाई। अब हमें सबसे निकट विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब लेखक बताते हैं कि अब उन्हें एक ऐसा रास्ता पार करना था जिसका नाम जो है डांडा थोंगला बताया गया है। बहुत ही विकट था, मतलब कठिन रास्ता था उसका। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। अब लेखक बताते हैं कि तिब्बत का ये जो रास्ता है डांडे का, सबसे खतरनाक रास्ता है, क्योंकि एक तो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है ये, पहली चीज़। दूसरी, कई मीलों तक जो है दोनों तरफ कोई भी गांव गिराव, मतलब गांव नज़र नहीं आते हैं, मतलब बिल्कुल निर्जन स्थान है जहाँ पर कोई भी आता जाता दिखाई नहीं देता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, मतलब नदी के मोड़ इस प्रकार से हैं, पहाड़ों के कोने इस प्रकार से हैं कि दूर तक का आदमी भी जो है वो दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब लेखक क्या बताते हैं कि ये जो जगह है ये डाकुओं के लिए सबसे उचित जगह है। क्यों? क्योंकि छुपने के लिए उन्हें आराम से जगह है मिल जाती है और कोई देखने वाला भी नहीं है उनको कि वो क्या कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि तिब्बत में अगर किसी गांव के अंदर खून हो जाता है तो वहाँ लोगों को सज़ा मिल जाती है जिसने ये गलत कार्य किया है, लेकिन ऐसे निर्जन निर्जन मतलब जहाँ पर कोई भी लोग नहीं होता,
निर्मतलब नहीं, जन मतलब लोग, बिना ऐसा स्थान जहाँ पर कि लोगों का आना जाना नहीं होता। ऐसे स्थान पे कौन किस आदमी की परवाह करती है। कोई मर भी गया तो कोई संभालने वाला नहीं है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। लेखक क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस से जो विभाग है उन लोगों को इतना पैसा नहीं दिया जाता, पुलिस पे इतना खर्च नहीं किया जाता कि ऐसे निर्जन स्थानों पर वो उसकी व्यवस्था कर सके। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब लेखक क्या बोलते हैं कि जो डाकू लोग होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो भी इस प्रकार से यात्रा करते हैं, ठीक है, उन लोगों को सबसे पहले मारा जाता है, फिर देखा जाता है कि उनके पास में कोई वस्तु है भी या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। लेखक बताते हैं कि यहाँ पे हथियार का कानून नहीं है और इस कारण से जैसे लोग घरों में अपनी सुरक्षा के लिए लाठियाँ रखते हैं, यहाँ पर पिस्तौल और बंदूक रखा करते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा हो। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही ठोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची अर्थात दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब लेखक क्या कहते हैं कि हाँ, डाकू जो थे अगर वो आदमियों को ना मारें तो उनकी जान का खतरा आ जाता है, क्योंकि उन्हें भी तो डर लगता है ना कि कोई उनके बारे में जाके किसी को बता देगा, इसलिए वो पहले लोगों को मारते थे, उसके बाद उनका सामान चुराते थे। लेखक बताते कि गांव के अंदर हमें उन्हें मालूम हुआ कि पिछले साल ही एक ऐसा ठोंगला के पास में खून हो गया था, ठीक है। अब लेखक कहते हैं हमें खून की परवाह नहीं थी क्योंकि वो जो जिस वेश में जा रहे थे, जो रूप उन्होंने धारण कर रखा था वो भिखमंगे का था अर्थात भिखारी का था। तो जैसे ही उन्हें ऐसी सूरत के कोई व्यक्ति दिखाई देते जो उन्हें किसी भी तरीके से डाकू नजर आते तो वो अपनी टोपी उतार लेते, जीभ निकाल लेते और कुछ कुछ अर्थात दया दया करके भीख मांगना प्रारंभ कर देते। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। अब सबसे बड़ी समस्या जो लेखक के सामने आ रही थी वो ये थी कि जो पहाड़ था वो ऊंचाई पे था, उनको चढ़ना था, साथ ही साथ पीठ पर सामान लादकर मतलब इतना सामान लेकर इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ा जाए। और अगला पड़ाव जो था 16-17 मील से कम नहीं था, मतलब इतने माइल्स उन्हें चढ़ना था, 16-17 हज़ार माइल्स जो था वो उन्हें चढ़ना था सामान लेकर। तो लेखक कहते हैं मैंने अपने मित्र सुमति से कहा कि यहाँ से लंगौर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अब लेखक कहते हैं कि मैंने अपने मित्र सुमति को ये सलाह दी कि हमें लंगौर जाना है तो उसके लिए 2 घोड़े कर लेते हैं जिस पर हम सामान भी रख देंगे और उस पर बैठकर हम इतनी ऊंचाई पार कर लेंगे। तो बच्चों आज जो है हम इस वीडियो के अंदर लहासा की ओर का यहीं तक करेंगे अध्ययन। दूसरे भाग के अंदर हम इस पूरे पाठ का देखेंगे।